हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 2 राजा और उनके राज्य की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट की लिंक कम्युनिटी में भी मेंशन कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिपक्षीय संघर्ष से। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब होता है 3 गुटों में लड़ाइयाँ। प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। चाहे कोई भी राजा हो, कोई भी राजा का उत्तराधिकारी हो, कोई भी राजवंश हो, वो किसके लिए लड़ते थे? वो क्षेत्र के लिए लड़ते थे। क्यों? क्योंकि जिस राजा के पास जितनी बड़ी क्षेत्र होगी वो उतना ही ताकतवर माना जाएगा। क्योंकि क्षेत्र बड़ी होगी तो सैनिक भी बड़े होंगे और इसके अलावा राजा की शक्तियाँ भी ज़्यादा होंगी। यहाँ लिखा है वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक राजा दूसरे क्षेत्रों पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। और वो कंट्रोल कैसे करते थे? वो लड़ाइयाँ लड़कर और उस क्षेत्र को जीत कर उस पर कंट्रोल करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। एक क्षेत्र था जिसका नाम है गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अब जो कन्नौज नगर था उस पर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे शासक अपने आपस में लड़ाई कर रहे थे, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल वंश के राजा थे। और वो सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। चूँकि इस लंबी लड़ाई में, यानी कि ये जो सदियों तक लड़ाई चली थी, उसमें 3 पक्ष थे। पहले कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, वो भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। राष्ट्रकूट, वो भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। और पाल वंश के शासक, वो भी कन्नौज के ऊपर अधिकार करना चाहते थे। और तीनों में लड़ाइयाँ होती रहती थी, सदियों तक लड़ाइयाँ चली। चूँकि ये तीनों ही कन्नौज नगर के ऊपर अधिकार करना चाहते थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है, यानी कि 3 पक्षों में लड़ाई के रूप में की है। और वो किसके ऊपर अधिकार करना चाहते थे? वो कन्नौज नगर के ऊपर अधिकार करना चाहते थे। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। बड़े बड़े जो शासक हुआ करते थे उन्होंने बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करवाया। क्यों? ताकि वो अपनी सत्ता को बता सके, ताकि वो अपने संसाधनों का प्रदर्शन कर सके कि वो बहुत बड़े राजा हैं। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। यहाँ लिखा है, चूँकि हर एक राजा अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी सत्ता को प्रदर्शित करने के लिए, अपने संसाधनों को प्रदर्शित करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण करवाते थे। इसलिए जब वे आपस में लड़ते थे और एक राज्य पर आक्रमण किया करते थे तो वो लोग मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत सारे धन भी प्राप्त हो जाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। और जो मंदिर हुआ करते थे वो कभी कभी बहुत ज़्यादा संपन्न हुआ करते थे, उसमें बहुत सारी धन संपदा थी। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही शासक है। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, वहाँ का शासक है महमूद। वो भी उसी तरह का एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार, यानी 1000 से 1025 ईस्वी तक हमला किया। यहाँ लिखा है कि महमूद ने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उसने उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हमला किया और 1000 से 1025 तक उसने हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर। और उसका निशाना क्या थे? संपन्न मंदिर, बड़े बड़े मंदिर। क्यों? क्योंकि मंदिरों में बहुत ज़्यादा धन संपदा थी। जैसे कि यहाँ लिखा है कि बड़े बड़े शासक अपनी सत्ता को और अपने संसाधनों को प्रदर्शित करवाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे। इसीलिए वहाँ पर सोने चांदी से भरे हुए मंदिर हुआ करते थे। इसीलिए महमूद ने संपन्न मंदिर को निशाना बनाया, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। और इसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था, वो भी बहुत बड़ा मंदिर था और उसमें भी धन संपदा थी। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अब महमूद ने जो भी धन संपदा लिया उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। आगे लिखा है, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए।
अब ऐसा नहीं है कि भारत के ही इस उपमहाद्वीप के ही राजा आपस में लड़ते नहीं थे, वो भी आपस में लड़ते थे और एक दूसरे के राज्यों के ऊपर अधिकार करना चाहते थे और वो भी धन संपदा लूटना चाहते थे। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। चहमान को चौहान के रूप में जाना जाने लगा। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे और चौहान जो होते थे वो कहाँ शासन करते थे? वो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। अब जो चौहान शासन किया करते थे, उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहिए। इसलिए उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा और चूँकि वो विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी, यानी कि उनसे युद्ध करना पड़ा। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। यहाँ लिखा है कि चहमान शासक यानी कि जो चौहान राजा थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय, उन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी नाम के तुर्क शासक को 1191 में हराया था, लेकिन उसके दूसरे ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी के हाथों वो पराजित हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। कावेरी डेल्टा में मुट्टेरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कावेरी डेल्टा क्या है? जब नदियाँ अपने साथ बहुत सारे उपजाऊ जो पदार्थ होते हैं वो लाती है और अपने मुहाने पर जमा कर देती है, तो ये जो मुहाना बनता है उसे डेल्टा कहा जाता है और इसकी जो सोइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। यहाँ लिखा है कावेरी डेल्टा में, और इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। कावेरी डेल्टा में मुट्टेरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, यानी कि कावेरी डेल्टा में मुट्टेरियार नाम से फेमस एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, उनकी वहाँ पर शासन था। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे और जो मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार थे वो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, यानी कि उनके कर्मचारी थे। वो राजाओं के आदेशों का पालन करते थे और उनके अंडर में काम करते थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टेरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। अब ये क्वेश्चन है कि चोल वंश किस तरह से सत्ता में आया। तो उरैयार के जो चोल वंश से प्राचीन मुखिया परिवार के थे, जिनका नाम था विजयालय, उन्होंने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टेरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया। और उस डेल्टा पर पहले किसका शासन था? उस डेल्टा पर सबसे पहले शासन मुट्टेरियार नाम से फेमस एक छोटे से मुखिया परिवार का था। और उसे किसने हराया? उसे चोल वंश के प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी में हराया और उन्हें हराकर, यानी मुट्टेरियारों को हराकर, उन्होंने इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। और जो चोल वंश थे उन्होंने क्या किया? उस क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया और वहां पर तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का उन्होंने मंदिर बनवाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मानचित्र 2 है, इसमें चोल राज्य और उसके पड़ोसी राज्यों को दर्शाया गया है। कावेरी डेल्टा पर किसका अधिकार था? पहले कावेरी डेल्टा पर पहले मुट्टेरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार का शासन था, उनका अधिकार था और वो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के कर्मचारी थे, उनके अंडर में काम करते थे। और मुट्टेरियार को चोल वंश के प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी में हराया और उस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। आगे लिखा है, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। अब जो विजयालय ने कावेरी डेल्टा पर अधिकार जमाया था, उसको अपने कब्जे में लिया था, उनके उत्तराधिकारियों ने भी पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। यानी कि जैसे जैसे वो क्षेत्र को जीतते चले गए, वैसे वैसे उनका राज्य का क्षेत्रफल और शक्ति दोनों बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। उनके राज्य के दक्षिण में पांड्यन इलाका था
और उत्तर के क्षेत्र में पल्लव इलाका था। और उन्होंने दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का, यानी कि जो चोल वंश के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने इन इलाकों को अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। यहाँ लिखा है कि चोल वंश का एक उत्तराधिकारी था राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, सबसे शक्तिशाली चोल राजा माना जाता है। 985 में वो राजा बना और उसी ने, यानी राजराज प्रथम ने ही इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया, यानी कि उनका जो राज्य था, उनके राज्य के आसपास के क्षेत्रों पर उन्होंने ही अपना नियंत्रण का विस्तार किया, यानी कि उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीता और उस पर कंट्रोल किया, उस पर नियंत्रण किया। जो राजराज प्रथम था, जो चोल वंश का शक्तिशाली शासक माना जाता था, उसने अपने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया, यानी कि दोबारा से अपने साम्राज्य के प्रशासन का गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी हमला किया। यहाँ लिखा है राजराज प्रथम का पुत्र, जिसका नाम राजेंद्र प्रथम था, उसने राजराज प्रथम की नीतियों को जारी रखा और उसने, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। चूँकि उसने दूसरे देशों पर भी हमला किया था, इस वजह से उसने अपने अभियान को कंप्लीट करने के लिए एक जल सेना भी बनाई थी। जल सेना मीन्स कि ऐसी सेना जो जल से ही युद्ध कर रही हो, जल के रास्ते से ही युद्ध कर रही हो। अब हम लोग पढ़ेंगे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, यानी कि बहुत बड़े बड़े मंदिर और कांसे की मूर्ति। यहाँ लिखा है राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। यहाँ लिखा है राजराज और राजेंद्र प्रथम दोनों ने कई मंदिर बनवाए थे और कई भवनों का निर्माण किया था। उनके जरिए बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड के बड़े मंदिर स्थापत्य, यानी कि भवन बनाने की जो कला है और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। उन्होंने बहुत ही सुंदर स्थापत्य और मूर्ति कला का उदाहरण दिया है और स्थापत्य और मूर्ति कला से उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया है। यहाँ लिखा है चित्र 3 में गंगईकोंड का मंदिर यहाँ पर दिया गया है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं, उन्हें भी देखें। यहाँ पर इस मंदिर के बारे में बताया गया है कि ये जो मंदिर है, ये ऊपर की ओर इसकी दीवारें पतली होती गई हैं और इसकी बाहरी दीवारों पर प्रतिमाएं, पत्थर की प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं, यानी कि इसके दीवारों पर पत्थर की जो मूर्ति है वो बनाई गई है, प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इसके ऊपर जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं वो किसकी बनाई गई हैं? वो पत्थर से बनाई गई हैं। आगे लिखा है चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। जो चोल मंदिर बनाए गए थे, यानी कि चोल शासकों के जरिए जो मंदिर बनवाए गए थे, वो मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों, यानी कि ऐसी बस्ती जो प्रोग्रेस कर रही थी, ऐसी बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। और वो किसके केंद्र थे? शिल्प उत्पादन के, यानी कि हाथों से बनाई गई चीज़ों के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। और ये जो केंद्र थे, ये मंदिर शासकों, यानी कि ये जो मंदिर थे वो राजाओं और दूसरे लोगों के जरिए दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे, यानी कि डेवलप हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। और जो भूमि संपन्न हो गए थे, ये जो मंदिर जिस भूमि पर थी, वो भूमि किसके जरिए दी गई थी? शासकों के जरिए, राजाओं के जरिए और अन्य लोगों के जरिए भूमि दी गई थी। इस भूमि पर जो भी उपज होता था, उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होता था, यानी कि उनके लिए जीविका के लिए खर्च होती थी। जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे, यानी कि मंदिर के लिए काम करते थे, उस ज़मीन पर जो भी उपज होती थी उन लोगों के ऊपर खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और मंदिर के लिए काम करते थे, जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। और कौन काम करते थे? मंदिर के आसपास कौन रहते थे? मंदिर के लिए काम कौन करते थे? पुरोहित, यानी कि जो पूजा अर्चना करते थे, मालाकार जो माला बनाते थे, बावर्ची जो खाना बनाते थे, मेहतर यानी कि जो झाड़ू दिया करते थे, संगीतकार और नर्तक इत्यादि, ये मंदिर के आसपास रहा करते थे। और
मंदिर के लिए काम किया करते थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। यहाँ लिखा है कि दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के जगह ही नहीं थी, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। आर्थिक रूप से क्यों? क्योंकि मंदिर के आसपास कई दुकानें हुआ करती थी, और सामाजिक यानी समाज उस मंदिर से जुड़ा हुआ था, और सांस्कृतिक मीन्स कि उस मंदिर से संस्कृति भी जुड़ी हुई थी। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। मंदिर के साथ जुड़े हुए जो शिल्प थे उसमें सबसे विशिष्ट कौन था? कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, यानी कि कांसे से जो मूर्ति बनाई जाती थी वो काम शिल्पों में सबसे विशिष्ट था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है, यानी कि चोल कांस्य की प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य की प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थीं। ज़्यादातर जो प्रतिमाएं होती थीं जो कांसे की बनाई गई होती थीं वो देवी देवताओं की ही होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं ऐसी होती थीं जो भक्तों की होती थीं, यानी कि भक्तों की भी प्रतिमाएं बनाई जाती थीं। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। चोल शासकों ने कई उपलब्धियां हासिल की थी। उन उपलब्धियों में से जो कृषि थी नए विकासों के माध्यम से संभव हुई थी। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। यहाँ लिखा है कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है, कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। यहाँ लिखा है कि ये जो शाखाएं हैं वो बार बार पानी उलीचती हैं, यानी कि इस तरह से किनारों में पानी उलीचती है। जो तट होती है, जो ज़मीन होती है उससे पानी टच होती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है, और कावेरी नदी से निकलने वाली जो शाखाएं हैं उन शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता यानी नमी भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। यहाँ लिखा है हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि करना पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। पहले खेती होती थी लेकिन इतनी ज़्यादा खेती नहीं होती थी, लेकिन 5वीं या 6वीं सदी में आकर बहुत बड़े पैमाने पर खेती होने लगी। यहाँ लिखा है कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था, यानी कि तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को प्लेन किया जाना था ताकि वहाँ पर कृषि की जा सके। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। यहाँ लिखा है कि डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। तटबंध मीन्स नदी, नहर के पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए जो बनाया गया बांध होता है उसे तटबंध कहा जाता है। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाया जाना था और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी और कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था। कुछ ऐसी जगह थी जहां पर बारिश नहीं ज़्यादा होती थी, इसलिए वहां पर कृत्रिम रूप से फसलों की सिंचाई करना ज़रूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं और सिंचाई के लिए कई सारे तरीके अपनाए जाते थे। वो तरीके क्या थे? कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। यहाँ लिखा है कि कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ दूसरी जगहों पर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ा तालाब बनाया गया, बहुत बड़ा सरोवर बनाया गया। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, यानी कि सिंचाई का जब काम किया जाता है तो उसमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, जैसे कि मेहनत और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। यहाँ लिखा है इन कामों की देखरेख करना, यानी कि जो कृषि के काम है उनकी देखरेख करना और जो सिंचाई का काम है उनका देखरेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई और
चूँकि ये ज़रूरी था कि ये जितने भी सारे काम हैं उनको सही ढंग से किया जाए, इसके लिए नए शासकों यानी राजाओं ने साथ ही साथ गांव में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने इन गतिविधियों में, जैसे कि श्रम है, संसाधनों को व्यवस्थित करना है, इन कामों की देख रेख करना है और पानी किस तरह से बटा जाए इसे देखना है, ये जितने भी गतिविधि थे उसमें उन्होंने यानी शासकों और साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र 4 है वो एक चोल कांसे की प्रतिमा है और यहाँ पर जो दर्शाया गया है ये चित्र 5 में एक सरोवर को दर्शाया गया है। इसके बारे में यहाँ लिखा है 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक जलद्वार है। हौद से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। हौद से यानी कि जहाँ पर पानी जमा होता था, हौद से नदी की शाखाओं में यानी कि जो नदियों की जो छोटी छोटी शाखाएं होती थी, नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को यानी पानी के बहाव को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक जलद्वार है जो पानी के लेवल को नियंत्रित करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन। राजा जब शासन करते थे तो वो किस तरह से शासन किया करते थे। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध होती गई। किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। और ये सिंचित खेती के साथ यानी कि जब वो खेती करते थे वो सिंचित होती थी, उन्हें पानी अवेलेबल होता था। इसके साथ ही उनकी जो बस्तियां थीं वो समृद्ध होती गईं। इस तरह के गाँवों के समूह को नाडु कहा जाता था और इस तरह के गाँवों के समूह को, जो समृद्ध गाँव थे, उनको नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। जो ग्राम परिषद हुआ करते थे और नाडु हुआ करते थे वो न्याय करने और कर वसूलने यानी टैक्स वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनिक किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ऐसे किसान जो धनी थे वो केंद्र चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा उन्हें कंट्रोल हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंदे वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार या प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। क्योंकि जो धनी किसान हुआ करते थे उनको कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई ऐसे धनी भूस्वामी थे यानी कि ज़मीन के मालिक थे जिनको चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंदे वेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान की उपाधि दी या फिर अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में यानी कि जो राजा थे उन्होंने अपने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। किसे सौंपे? धनी किसानों को राजा ने अपने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। यहाँ पर भूमि के प्रकार दिए गए हैं। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेयी प्राप्त हुआ, यानी कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि दान में दी गई और भूमि पुरस्कार के रूप में दी गई। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। चूँकि ब्राह्मणों को जमीन भूमि पुरस्कार के रूप में दी गई थी, दान के रूप में दी गई थी, इसलिए कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई, यानी कि ढेरों ब्राह्मण बस्तियां बसीं। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी, यानी कि ब्रह्मदेव का मतलब होता है ब्राह्मणों को दी जाने वाली दान में भूमि। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की यानी कि जमीन के जो मालिक बन जाते थे उनकी एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी और ये जो सभाएं होती थी वो ब्रह्मदेव की देखरेख किया करती थी और बड़ी कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे और इनके जो निर्णय हुआ करते थे यानी कि ब्राह्मणों के जो निर्णय हुआ करते थे, उनकी जो सभा की निर्णय हुआ करती थी वो शिलालेखों में यानी कि पत्थर के लेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। जो नगरम
के नाम से ज्ञात व्यापारी के संघ होते थे, वो भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे, यानी राजा के कार्य को किया करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख हुए हैं, उनकी मदद से ये समझा जाता है, ये इसका विस्तार उस अभिलेखों में किया गया है, अच्छी तरह से वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा होता था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। यह लिखा है, जो ब्राह्मणों की सभा होती थी उसमें सिंचाई के कामकाज के लिए, बाग बगीचों के लिए, मंदिरों इत्यादि की देखभाल के लिए, उनकी देखरेख के लिए सभा में अलग अलग तरह की समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। यहाँ लिखा है कि इनमें सदस्यता के लिए, यानी कि इनके मेंबर बनने के लिए, सभा के मेंबर बनने के लिए जो योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था और किसी छोटे लड़के को ये कहा जाता था कि वो उस मिट्टी के बर्तन से उस टिकट को एक एक करके निकाले। जिनका भी नाम निकलता था वो उस सभा के सदस्य बनते थे। ब्राह्मणों की अपनी सभा होती थी, जो अपने जो ज़मीन होती थी, जो भूमि होती थी, उनकी देखरेख कुशलतापूर्वक किया करते थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।